नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान में मेंडलीव की आवाज सारणी क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं और इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम और आप। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं मेंडलीव की आवाज सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी चैप्टर का नाम क्या हो गया, तत्व और यौगिक व मिश्रण। यानी तत्वों का अध्ययन करेंगे, एलिमेंट्स क्या है इनका अध्ययन करेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ यौगिक क्या होते हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। एंड मिक्सर, यानी मिक्सर कहते हैं, इसको मिक्सर कहते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड कहते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं, जानते हैं। तो इसी तीनों का अध्ययन इस चैप्टर में विस्तृत तरीके से हम और आप करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट जो स्लाइड आएगी वो है आवर्त सारणी। क्या है बच्चों, आवर्त सारणी। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ये आता है, वर्तमान में यानी अभी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। बच्चों वर्तमान में 118, क्या बोला मैंने, 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला, 118 एलिमेंट्स यानी तत्वों की खोज की जा चुकी है। अब 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। जब मेंडलीव ने अपनी आवाज सारणी बनाई थी उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अब मेंडलीव ने आवाज सारणी कब बनाई, 1869 में। लेकिन मेंडलीव से पहले सबसे पहले डोवेरेनर लिखा, मैंने डोवेरेनर ने 1869 में आवाज सारणी के बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि आवाज सारणी का सबसे पहले बनाने का प्रयास किसने किया था बच्चों, डोवेरेनर ने किया था। एंड उसके बाद 1869 में मेंडलीव ने आवाज सारणी का निर्माण किया। जब मेंडलीव ने आवाज सारणी का निर्माण किया उस समय एलिमेंट कितने थे, हमने क्या बोला, ELEMENTS 63 एलिमेंट थे। उसके बाद 1913 में मोज़ले ने आधुनिक आवाज सारणी का निर्माण किया। ओके, तो आधुनिक आवाज सारणी में कितने एलिमेंट है, इसमें 118। अब देखिएगा मेंडलीव ने आवाज सारणी जो बनाई थी उसका मूल आधार क्या था, परमाणु भार। क्या था बच्चों, आवाज सारणी जब इन्होंने बनाई मेंडलीव ने, तो इसका मुख्य गुण क्या था, तत्व का परमाणु भार, यानी परमाणु भार पर आधारित आवाज सारणी का आविष्कार किया था। मेंडलीव की आवाज सारणी की परिभाषा क्या है, मेंडलीव ने जो डेफिनेशन दी थी उसकी परिभाषा क्या है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। दोबारा फिर सुने, मेंडलीव ने जो डेफिनेशन दी है यानी परिभाषा दी थी, उसकी परिभाषा की क्या है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन 1913 में वैज्ञानिक मोज़ले ने आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किया। आधुनिक आवाज सारणी में खास विशेषता क्या है, यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो यही पॉइंट आता है कि प्रथम आवाज सारणी किस पर आधारित थी प्यारे बच्चों, परमाणु भार पर, एटॉमिक बीट। और नई आवाज सारणी यानी आधुनिक आवाज सारणी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो पहली जो परिभाषा थी क्या थी, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने तो मेंडलीव ने कहा था, एंड मोज़ले ने क्या कह दिया, परमाणु भार के स्थान पर क्या रख देंगे हम, परमाणु क्रमांक। यानी डेफिनेशन क्या हो गई, मोज़ले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बात क्लियर, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा,
अब हम बात करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 धातु और अधातु और उपधातु। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेटल, METALS, मेटल्स। और इसको कहते हैं नॉन मेटल्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको? नॉन मेटल, नॉन आगे लगा देंगे, है ना, NON, नॉन मेटल्स। इसको कहते हैं मेटेलॉइड्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? मेटेलॉइड्स। तो इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, धातु और अधातु। आप देख रहे हैं यहां पे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, आवर साड़ी। यहां टोटल 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन जब मेंडलीव ने 1869 में इस आवर साड़ी का आविष्कार किया था, उस समय तत्व कितने थे बच्चों? 63 एलिमेंट थे, लिखा है मैंने। ओके, अब मेंडलीव ने इस साड़ी में कई कमियां छोड़ दी, इसलिए इस आवर साड़ी में सुधार के लिए सबसे पहले 1913 में मोजले ने इसका सुधार किया। और आज वर्तमान में टोटल तत्व कितने हो गए? 118। इनको व्यवस्थित करने का क्रम जो खास है वो किसने दिया है? मोजले ने दिया है। अब यहां साड़ी में आप देख रहे हैं बच्चों, जो यहां आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट हैं ये हमने यहां से हटाया। ओके, अब आवर्त सारणी में पॉइंट्स ये आता है, आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी है और ग्रुप कितने हैं। तो बच्चों आवर्त सारणी में यहां आप देख रहे हैं ये 7 आवर्त हैं। यहां दे रहा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां से। ओके, तो ये 7th आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ना यहां पे। इसके बाद तो इनको कहते हैं आवर्त, इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। आवर्त की संख्या कितनी हो गई? अब देखना इसके बाद जो पीरियड है यानी ग्रुप कितने हैं। लेकिन पीरियड कितने हैं बच्चों? इस आवर्त सारणी में मूलतः 9 ग्रुप हैं। ग्रुप कितने हैं बच्चों? यहां पे समझना 9 ग्रुप कितने हैं समझना। ग्रुप यानी वर्ग कितने हैं? 9। यानी जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय आवर्त संख्या कितनी थी? 7 और वर्ग कितने थे? 9। अब देखना बच्चों यहां 8th वाला जो ग्रुप है, 8th यहां लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये लिखा ना यहां पे 8th, इसको छोड़कर के बाकी सभी को 2 भागों में बांटा गया है। यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट है ना, और सेकंड ए सेकंड बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, 6 ए 6 बी, 7 ए 7th बी, और यहां तक पूरा गया है। तो अर्थात कुल जो मूल वर्ग कितने हैं? 9 वर्ग हैं। लेकिन आज वर्तमान में इन वर्गों की कुल संख्या क्या कह देते हैं? अब 2-2 भागों में बांटा गया है। किसको छोड़ करके? 8th को छोड़ करके सभी को 2-2 भागों में बांटा गया है। और एक आ जाता शून्य वर्ग। तो कुल वर्ग टोटल ग्रुप कितने हो गए? अगर यह पूछा जाता है टोटल ग्रुप कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? 18। इन कॉलमों को डिवाइडेड किया गया है। यहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th बी और 7th बी, और 8th वाले को 3 भागों में बांटा गया। यहां पे देख रहे हैं ना, एंड इसको सेकंड फर्स्ट बी, सेकंड बी, एंड यहां लिखा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए एंड 6th ए, 7th ए और या 7th ए, और इसको ही हम क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। अब देखना आवर्त सारणी जब इन्होंने मेंडलीव ने बनाई थी उस समय जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें, इनको कहते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन ओएजी। तो इन गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। लेकिन इनका स्थान अलग रख दिया किसने? मोजले ने रख दिया। एंड मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन को ये क्षारीय मृदा धातु में रख दिया गया था। ओके, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है
और इधर गैसें हैं। एंड बच्चों इस तरीके से एंड समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका परमाणु भार कम था और परमाणु भार किसी का ज्यादा था। तो ज्यादा परमाणु भार वाला जैसे कोबाल्ट और निकल की बात थी, तो मेंडलीव ने क्या किया था बच्चों, अपनी आवर्त सारणी में निकल को पहले रख दिया और कोबाल्ट को बाद में रख दिया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, कोबाल्ट पहले निकल बाद में। अतः आधुनिक आवर्त सारणी में कमियों को दूर किया गया, अर्थात इनके द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक मौजूदों ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया। बात क्लियर? तो सवाल ये आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, इंग्लिश में कहते हैं पीरियड कितने हैं, तो आपको पीरियड कितने 7। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग यानी ग्रुप की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। बात क्लियर? इसी के साथ अब हम बात करते हैं, यहां इसको हटाया मैंने, अब देखना है प्यारे बच्चों, यहां आवर्त सारणी को एक वैज्ञानिक थे बोर एंड वरी, क्या नाम लिखा, बोहर एंड वरी ने आवर्त सारणी को एसपी और डीएफ में बांटा। किसमें बांटा, एसपी डीएफ ब्लॉक में बांटा। तो एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या है और पी ब्लॉक क्या, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एंड एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं आवर्त सारणी को अपने स्क्रीन पर, ये जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड वाले, ये यानी फर्स्ट ए और ये यहां आप देख रहे हैं, इन एलिमेंट को एस ब्लॉक कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, एस ब्लॉक, हमने यहां लिख दिया एस ब्लॉक तत्व। क्या लिखा बच्चों मैंने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ब्लॉक लिखा हुआ है। चलो साफ करके लिखते हैं यहां से, इनको क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट। मेरे पास जगह कम है तो हमने क्या किया, ऐसे कर लिया बच्चों ये, ओके। तो ये जो एलिमेंट ये है, यानी यहां फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। बात क्लियर? एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक। यहां देख रहे हैं थर्ड ए, क्या लिखा है बच्चों, थर्ड ए से लेकर के यहां सेवेंथ यहां ए लिखा है। इन इतने जो एलिमेंट हैं, इसमें जितने एलिमेंट आएंगे इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इसके साथ साथ यहां देख रहे हैं थर्ड ए, क्या लिखा बच्चों, थर्ड बी से लेकर के क्या सेकंड बी, और ये एर्थ इसमें आ गया। तो ये इतने में जो एलिमेंट आते हैं इसको ही कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं इनको, इसको पॉइंट को हमने यहां लिख दिया, क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इसके साथ साथ बच्चों यहां देख रहे हैं ना, जो एर्थ है, एर्थ यानी 8 है, 8 नंबर को, इसको यहां दो भागों में बांटा गया है, एक तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ओके। तो जो ये जो एलिमेंट्स हैं यहां देख रहे हैं, यहां लिखा है लेंथेनाइड और लिखा है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, यहां 14 एलिमेंट है, ओके। और एक्टिनाइड में भी कितने हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट है, कुल मिलाकर के ये। तो यहां इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहां कहते हैं इनको, सॉरी माफ करेंगे, एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस पी डी एफ में क्या बोला मैंने, एस पी और डी एफ में आवर्त सारणी को किसने बांटा, बोर एंड बोहर एंड वरी ने बांटा है। कब बांटा है, 1924 में बांटा है, ओके। तो ये पॉइंट आता रहता है, एसपीडीएफ में एलिमेंट्स को कितने डिवाइडेड किया है, बोर एंड वरी ने। फिर इसमें ज्यादातर जो सुधार किए गए हैं बच्चों, वो सुधार
1913 से ही इसमें अधिक सुधार किए जा चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है इसमें 118 एलिमेंट्स में सबसे हल्का तत्व कौन सा है और सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है? क्या बोला? सबसे पहले पॉइंट ये आता है 118 तत्वों में सबसे हल्का तत्व कौन सा है और सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो यहां लिखा हुआ सारा डेटा था, इसको हमने हटाया। बच्चों अब बात कर लेते हैं, सबसे जो हल्का एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? अवस्था सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रोजन क्या है? ये धातु है कि अधातु है? ये अधातु की श्रेणी में आता है। किस में आता है बच्चों? अधातु है, लेकिन अवस्था सारणी में अधातु में आता है। लेकिन है क्या ये अपने आप में क्या है? ये गैस है। क्या है ये? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है या हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। यहां इस वाले कॉलम को एस को फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है, इसको कहते हैं, फर्स्ट वाले को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु है। इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? गैस है। यही अखबार था, किसने? मेंडलीफ ने रखा है। तो ये सारी क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। ये क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। लेकिन हाइड्रोजन को यहां रख दिया क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सबसे हल्का एलिमेंट है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अतः 118 तत्वों में सबसे हल्का एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। बात क्लियर? तो इसे कहते हैं, यह जो कॉलम है फर्स्ट ए को क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। एंड बच्चों जो सेकंड है, ये सेकंड ए, इस सेकंड ए को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अर्थ मेटल। ओके, अब देखना सबसे हल्का एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। इसी के साथ साथ अब हमने बोला सबसे भारी एलिमेंट कौन सा होता है? अवस्था सारणी में सबसे भारी एलिमेंट ओस्मियम है। क्या है बच्चों? सबसे भारी एलिमेंट क्या है? ओस्मियम। तो अगला पॉइंट हमने लिखा है, सबसे भारी एलिमेंट क्या होता है? ओस्मियम। सबसे भारी तत्व क्या है? ओस्मियम। वो आगे भी हमने वर्णन दिया है। तो 2 पॉइंट हो गए, सबसे हल्का एलिमेंट, सबसे भारी तत्व, हल्का और सबसे भारी। ओके, क्योंकि इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। किसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? ओस्मियम। ओएस लिखा होगा बच्चों, ओएस 76 लिखा है, 86 यानी क्या लिखा? ओएस 76 सबसे भारी होता है, क्योंकि इसका घनत्व अन्य एलिमेंट जितने दिए हुए हैं उनसे सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये सभी तत्वों में सबसे भारी है। बात क्लियर? और बातें, अनेक बातें हैं बच्चों। अब सवाल यह आता है 118 एलिमेंट हैं, इनमें से धातुएं कितनी हैं और अधातुएं कितनी हैं और गैस तत्व कितने हैं? तो बच्चों 118 में जो एलिमेंट हैं, इनमें से 118 में से बच्चों 90 तो धातुएं हैं। क्या बोला मैंने? 90 तो धातुएं, 90 यहां लिखा है। नब्बे मेटल्स यानी धातुएं। बात क्लियर? एंड बच्चों 22 तत्व क्या है? ये अधातुएं हैं। क्या बोला मैंने? अधातु। जिनको नॉन मेटल्स कहते हैं। एंड 6 एलिमेंट क्या है? गैसें हैं। कितनी है? गैसें। तो कुल मिलाकर के यहां आप देख रहे हैं, यहां टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट में नया क्वेश्चन ये आता है कि कितने तत्व प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं और कितने तत्व लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। तो बच्चों यहां 118 तत्वों में से, क्या बोला बच्चों? 118 तत्वों में से
92 तत्व, क्या बोला बच्चों मैंने, 92 एलिमेंट्स प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं। कहां से, प्रकृति से। और कितने बच्चे से 26 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए बात क्लियर, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कई बार पॉइंट आ चुका है, एक बार फिर 118 तत्वों में कितने तत्व प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं, वो है 92 एलिमेंट्स। और लेबोरेटरी में विभिन्न साइंटिस्टों के द्वारा बनाए गए तत्व हैं वो कितने, 26 हैं। बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी के साथ साथ आवाज सारणी में प्रकृति से कितने प्राप्त किए गए बच्चों, 92 एलिमेंट प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं। इनमें से सवाल ये आता है ऐसा कौन सा तत्व है जो अंतिम खोजा गया तत्व, सवाल कैसे आता है, प्रकृति से अंतिम खोजा गया तत्व क्या है, यूरेनियम है। क्या बच्चों, यूरेनियम प्रकृति से सबसे अंतिम खोजा गया तत्व है, या यूरेनियम U9238। क्या लिखा, प्रकृति से खोजा गया अंतिम तत्व क्या लिखा है मैंने यहां पे, यूरेनियम। यहां लिखते हैं प्रकृति से खोजा गया अंतिम तत्व क्या हुआ बच्चों, यूरेनियम। बात क्लियर। यूरेनियम को U92 92 और 238 और यूरेनियम U92 235 भी होता है, जानते हैं आप। ओके, यूरेनियम के दो समस्थानिक हो गए, तो प्रकृति से अंतिम खोजा गया तत्व क्या हो गया, यूरेनियम हो गया। एंड बच्चों इसी के साथ अगला पॉइंट हम ये लिखना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है 118 तत्वों में सबसे अंत में खोजा गया तत्व कौन सा है। अब बात आती है सबसे अंत में खोजा गया तत्व, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें से अंतिम तत्व कौन सा होगा, 118। वही 118 एलिमेंट अंतिम तत्व है, लेकिन हमने सवाल क्या बोला, अंतिम खोजा गया तत्व कौन सा है, वो है यहां लिखा TS अनअनसेप्टियम। ओके, ये अनअनसेप्टियम है। ओके, ये जो एलिमेंट है सबसे बाद में खोजा गया है 2017 में। तो आप कहोगे माफ करेगा 2017 बोल गया, 2012 यानी परमाणु क्रमांक 117 है, तो आप कहोगे 2012 में कौन सा एलिमेंट, 2012 में अंतिम खोजा गया तत्व क्या है, अनसेप्टियम। कौन सा है, अनसेप्टियम। इसका नाम पहले था, लेकिन अब नाम देख रहे हैं ना क्या रख दिया यहाँ पे, TS। तो सबसे अंतिम खोजा गया तत्व कौन सा है, 117। ओके, लेकिन सबसे लास्ट में तत्व क्या है, OG। यहां पे लिखा ना 118 में होता है, लेकिन यहां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अंतिम खोजा गया तत्व कौन सा है। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ यहां आप देख रहे हैं लेंथेनाइड में कितने तत्व हैं, यहां लिखा है लेंथेनाइड, यहां लिखा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्या लिखा बच्चों यहां पे, ये जो पॉइंट लिखा है यहां पे लिखा लेंथेनाइड, हिंदी में लिख दिया मैंने लेंथेनाइड, माफ करिएगा, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में कितने तत्व हो गए, 14। और यहां क्या लिखा, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। बात क्लियर। इसमें भी कितने बच्चों, 14 एलिमेंट्स हैं। इसी के साथ साथ ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आंतरिक संक्रमण तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे बच्चों यहाँ पे, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, ओके, इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ लिखा ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये पॉइंट पूछ लिया जाता है ट्रांजिशन TRANSITION ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ये मतलब एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संगमण तत्व किसको किसे कहते हैं? डी ब्लॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संगमण तत्व कहते हैं। एंड जो यहां हमने बोला था इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक हमने पहले भी लिखा था। ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक। तो हम आंतरिक संक्रमण तत्व का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात क्लियर? आंतरिक लगा दोगे, आंतरिक संक्रमण तत्व तो हम क्या लगा देंगे इनके, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया? दो में। किसमें? नंबर एक लेंथेनाइड, नंबर दो एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों? 14 एलिमेंट्स होते हैं। एंड एक्टिनाइड में भी कितने होते हैं बच्चों? 14 एलिमेंट्स होते हैं। एंड इसके अलावा लेंथेनाइड कहां से चलता है? आप कहोगे La57 से लेकर के, ओके, और Lu ल्यूटियम, ओके, 71 तक क्या हो गया? लेंथेनाइड। एंड यहाँ AC89 एक्टिनियम 89 से लॉरेंसियम 103 तक, इसे क्या कहते हैं हम? एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। बात क्लियर बच्चों? तो ये आवर्त सारणी है। अब इनमें जो एलिमेंट्स हैं यहाँ इनका एक एक तरीके से हम अध्ययन करेंगे बच्चों। किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले ये जो अक्रिय गैसें हैं, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनो तथा रेडॉन। ओके, ये भी एक ये ओजी है ना, ये गैस की स्टडी में तो रख दिया गया है। ओके, इसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ही कम होती है, तो अक्रिय गैसें हो गई। एंड एस ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक हो गए, एफ डी ब्लॉक हो गए, एंड एफ ब्लॉक हो गए। आप देख रहे हैं बच्चों, कोई भी हमने यहाँ दे दिया एक एलिमेंट, देख रहे हैं आप यहाँ कोई भी एलिमेंट हमने कहा आयरन है। ओके, क्या दिया है? आयरन दिया है। तो इस आयरन का परमाणु क्रमांक कैसे दर्शाते हैं? यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये Fe है। यहाँ Fe में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम जो परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो यह 26 दिया हुआ है। 26 क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हो गया। यानी आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। एंड यहाँ लिखा है सिंबल क्या है? Fe। नेम क्या है? आयरन। एटॉमिक मास कितना होता है? यहाँ लिखा है 56। कितना लिखा है बच्चों? 56। एंड क्या है? कलर लिखा है, कलर कैसा होता है? तो इस तरीके से हमने कोई एलिमेंट है ऐसे लिख दिया, Fe लिख दिया, तो इस तरीके से यहाँ ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु भार कहते हैं, यानी 56। माफ करेगा, हीलियम, नियोन, चलो उसको बाद में। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम कोई भी तत्व है उसका नाम क्या है, उसका परमाणु भार क्या है, वो हम दर्शा सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़े धीरे धीरे बच्चों। अगली स्लाइड में हम क्या कहते हैं, इनके तत्वों का वर्णन करते हैं डिटेल में। अब हम बात करेंगे इन तत्वों के बारे में। जो एलिमेंट्स हैं, हमने बोला था सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। हमने लिखा है यहाँ पे बच्चों। तो एक तो पॉइंट ये आता है, कई बुक्सों में दिया हुआ है कि सबसे हल्का हाइड्रोजन है, कहीं कहते हैं सबसे हल्का हीलियम है। बच्चों, हाइड्रोजन सबसे दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? H जानते हैं 1H1 लिखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 1। और इसमें प्रोटॉन कितना है? क्या बोला था? प्रोटॉन बराबर कितना है? 1। अब न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 0। न्यूट्रॉन कितने हैं? यानी 1 - 1 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं प्रोटॉन, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, बताया था। और इसको कहते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जब न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा लेते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाले लेते हैं? परमाणु भार कितना है? 1, और परमाणु क्रमांक कितना? 1, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, इसलिए यह सबसे कैसा होता है? ये सबसे हल्का है।
पहले भी लिखा था और यहाँ ऐसे फिर लिख दिया। एंड इसके साथ साथ अब हाइड्रोजन कहाँ रखा गया है, हमने आपको दिखाया था ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप में रखा हुआ है। और आवर्त कौन सा है, आवर्त यानी यहाँ पीरियड, ओके। तो आपको गए वर्ग कौन सा हो गया, या वर्ग लिख दिया, ग्रुप कौन सा हो गया, फर्स्ट ए। एंड आवर्त कौन सा हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ। 7 आवर्त हैं, 7th आवर्त अधूरा है, ओके। तो सवाल आता है अधूरा आवर्त कौन सा है, 7th। तो ये पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन का स्थान कहाँ हो गया, बात क्लियर। अब देखना बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ लिखा है ये, और इस तरीके से तारे हैं, ये सूर्य है, क्या लिखा है यहाँ पे, है ना बच्चों, ये क्या है, सन छपा हुआ है पिक्चर में, यह सिंबल दिया है इन्होंने, ये क्या है, सन। तो बच्चों यहाँ सूर्य पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी 70 से क्या बोला, 70 से 71% हाइड्रोजन गैस कहाँ है, सूर्य पर मौजूद है। और सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, इसलिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया था हमने आपको, उसमें डिटेल में पढ़ाया था सूर्य के बारे में। एंड इसके साथ साथ बच्चों जो भी तारे हैं, क्या लिखा, ये स्टार बने हैं ना, स्टार है ना, ये क्या है, तारे बने हुए हैं। तो तारों में भी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तारों पर बच्चों हाइड्रोजन गैस की मात्रा 74 से, क्या बोला, जितने भी तारे हैं तारों में H2 गैस कितनी है, 74 से 75% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन की बात। एंड इसी के साथ साथ बच्चों हाइड्रोजन के और 2 पॉइंट बोल देते हैं, यानी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और ये गैस की श्रेणी में आता है। एंड हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है, क्या बोला, जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो पॉप साउंड उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, पॉप साउंड उत्पन्न होती है। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है और सीटेट 2017 में पूछा गया था कि किस गैस के जलाने पर पॉप साउंड उत्पन्न होती है, वो है हाइड्रोजन। तो अगला पॉइंट लिख दिया, H2 के जलाने पर, हाइड्रोजन के जलने पर पॉप साउंड, अमेरिका में पॉप सिंगर है ना, पॉप साउंड उत्पन्न होती है। इस बारी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख दिया मैंने, सीटेट 2017 में आया था ये क्वेश्चन। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है ब्रह्मांड में। अगला पॉइंट क्या बोला, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में यह पाई जाती है, सबसे अधिक, इस बारी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह पॉइंट कई बार आ चुका है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है हमारा, हमने कहा ये अर्थ है, ERTS, समझना प्यारे बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है, N2 गैस कितनी है, 78%। तो 2 सवाल बन गए यहां पे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, क्या लिखा है, नाइट्रोजन गैस। एंड पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, तो आपको गए हाइड्रोजन गैस। अब सूर्य पर हमने लिखा था, सूर्य पर कितनी है, 70 से 71%, बोलो 71% हाइड्रोजन गैस है। और यहां ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है सूर्य, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां लिख दिया हाइड्रोजन गैस को, क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस, और जोड़ दिया शब्द, हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन, भविष्य का फ्यूचर फ्यूल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर भविष्य, फ्यूल माने ईंधन। बात क्लियर। तो ये हाइड्रोजन के सारे पॉइंट हमने बता दिए। एक बार फिर हाइड्रोजन किस ग्रुप में है, आपको फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ए। किसमें दिया, फर्स्ट ए। कौन से आवर्त में है, फर्स्ट। बात क्लियर। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का तत्व है, दुनिया का हल्का तत्व, दुनिया का हल्का पदार्थ, दुनिया की हल्की गैस।
बात क्लियर, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एंड जब इस गैस को जलाया जाता है तो पोप साउंड उत्पन्न होती है, बात क्लियर, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में ये सहायक होती है, इसलिए इसके जलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बात क्लियर बच्चों, बाकी शेष पॉइंट जो रह जाते हैं वो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलियम की, बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? हीलियम क्या है? अब देखना बच्चों, हीलियम से सवाल आता रहता है, तो हमने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। दुनिया का सबसे हल्का तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन, न हीलियम। अब देखना बच्चों, हीलियम सेकंड एक ग्रुप में रखा हुआ है। ग्रुप कौन सा है? सेकंड। क्षारीय मृदा धातु है, दिखाया था अभी हमने आपको पीरियोडिक टेबल में। वो हाइड्रोजन क्या था? क्षारीय धातु की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है, हाइड्रोजन गैस है न कि धातु है। और हीलियम क्या है? क्षारीय मृदा धातु की श्रेणी में आता है। सेकंड, माफ करेगा, क्षारीय मृदा था नहीं, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? ये अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, लेकिन सेकंड एक ग्रुप में रखा गया है। और पीरियड कौन सा है? फर्स्ट आवर्त। आवर्त कौन सा? फर्स्ट। ग्रुप कौन सा? सेकंड ए। एंड अब देखना, हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 2 होता है। समझना, हीलियम को ऐसे लिखा जाता है, यहां लिखा मैंने 2He4। अब हीलियम के, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं प्रोटॉन, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? लिखा मैंने यहां पे, यही लिख दिया। हीलियम में इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रॉन बराबर 2, एंड प्रोटॉन बराबर कितने हो जाएंगे? इसी को कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी 2 हो गए। अब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? परमाणु भार कितना है? 4। 4 में से 1 घटा लेंगे 2, तो क्या होगा बच्चों? परमाणु भार कितना है? 4। 4 में से 2 घटा लिया, इज इक्वल टू कितने हो गए? 2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही प्रोटॉन, 2 ही न्यूट्रॉन बराबर। ओके, बात क्लियर। तो हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 ही प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस को अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस, क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और ये जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप किसे कहते हैं? 18वां जो वर्ग है उसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। बोला था मैंने आपको, तो आप कहोगे जीरो ग्रुप में रखा गया है। अब देखना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और इसमें कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें 0 थे। अतः हीलियम हाइड्रोजन से कुछ भारी होता है। क्या है ये? हाइड्रोजन से कुछ कैसा है? ये भारी होता है। बात क्लियर। अब देखना बच्चों, हाइड्रोजन कैसी है? ज्वलनशील गैस है, कि किस तारों पर भी है, सूर्य पर भी है, ज्वलनशील होती है हाइड्रोजन गैस। कैसी होती है ये? ज्वलनशील। ज्वलनशील है, लेकिन जो हीलियम है वो ज्वलनशील नहीं है। क्या बोला मैंने बच्चों? हीलियम ज्वलनशील नहीं होता है। जब हीलियम ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए हीलियम का प्रयोग बच्चों किसमें किया जाता है? गुब्बारों में किया जाता है, गुब्बारों में। एंड पानी के अंदर कोई गोताखोर, पानी के अंदर कोई गोताखोर जा रहा है, तो अपने पीठ पर वो गैस का सिलेंडर रखे हुए हैं ये। ओके, ये क्या है? सिलेंडर है ना। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है बच्चों? इस सिलेंडर में हीलियम के साथ ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो सवाल आता है, हीलियम का प्रयोग कहां किया जाता है? नंबर 1 आपको गुब्बारों में किया जाता है। नंबर 2 गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में। क्या बोला मैंने? यहां लिख दिया, गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में। गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में। बात क्लियर। अब आपके दिमाग में यह आ रही होगी कि हमें और आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, तो हीलियम क्यों मिलाई जाती है सिलेंडर में? बच्चों, हीलियम गैस इसलिए मिलाई जाती है, अगर ऑक्सीजन गैस को एक सिलेंडर में या किसी पात्र में ऑक्सीजन गैस को यहाँ किसी पात्र में रखा जाता है, तो ये O2 गैस क्या होती है? ये जम जाती है। क्या हो जाती है? ये जम करके ठोस हो जाती है। तो अगर पात्र में ऑक्सीजन गैस रख दिया जाए तो ऑक्सीजन गैस जम जाती है। तो
यहाँ अगर ऑक्सीजन गैस हो तो ये जम जाएगी, तो जो व्यक्ति है जो पानी में तैर रहा है या पानी के अंदर जा रहा है तो ऑक्सीजन गैस जम जाएगी, तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन गैस न जम पाए इसलिए हीलियम को मिलाया जाता है। तो आप कहोगे हीलियम को क्यों मिलाया जाता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन गैस को जमने से रोकती है, अतः ऑक्सीजन गैस जमती नहीं है और ये अंदर चली जाती है। हीलियम गैस रुधिर से क्रिया नहीं करती है और ये ऑक्सीजन गैस हमारे रुधिर से क्रिया करके हमारी बॉडी में पहुंचती है। इस तरीके से हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस यहाँ गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में। अब सवाल ये आता है हीलियम की परसेंटेज कितनी होती है बच्चों, 65%। क्या बोला मैंने, 65% हीलियम होती है। एंड सिलेंडर के अंतर्गत हीलियम और He, एक बार फिर मैं इसको साफ करके लिख देते हैं, ओके। तो गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। क्या है ये, सिलेंडर है, क्या क्या है इसमें, हीलियम He प्लस O2 गैस है। अब O2 की मात्रा कितनी बोली बच्चों मैंने, यहाँ इसकी 65% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 35% होती है। एंड इसी के साथ साथ हमने क्या बोला था, ये गैस ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग ज्वलनशील नहीं होती है। बात क्लियर, इसीलिए इसका प्रयोग वाहन के टायरों में किया जाता है। जो प्लेन के टायर हैं देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, प्लेन के टायर में ये गैस भरी होती है, हीलियम। क्यों भरी होती है बच्चों, हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती है। और हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, गर्म होने पर ये आग पकड़ लेगा। इसलिए इसके उपयोग क्या क्या हो गए बच्चों, हीलियम का प्रयोग, हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारे में किया जाता है, हीलियम का प्रयोग गोताखोर के कृत्रिम शोषण करने में किया जाता है, एंड हीलियम का प्रयोग वायन के टायर में भी किया जाता है। बात क्लियर। इसी के साथ साथ बच्चों और हम देख लेते हैं यहाँ पे, बात क्लियर। चलिए अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं और कुछ। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को 2 बार देखेंगे कंठस्थ आपको सारा डेटा याद हो जाएगा। बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। याद रखेंगे हीलियम हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का तत्व है, लेकिन हीलियम हाइड्रोजन से कुछ भारी होता है। बात क्लियर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ हमने दिया है सोडियम दिया हुआ है, एंड हमने मैग्नीशियम दिया हुआ है। सोडियम क्या है, ये धातु है। क्या है बच्चों, ये धातु है। तो आपको क्या, सोडियम धातु है, और मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी धातु है। बात क्लियर। सबसे क्रियाशील है, कैसा है ये, क्रियाशील यहां पे। अब देखना बच्चों, सोडियम कौन से ग्रुप में, फर्स्ट के ग्रुप में रखी हुई आपने देखा था, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं इसको, धातु लिख दिया, बाकी तो बताया था मैंने पिछले में, क्षारीय मृदा धातु है दोनों ये। एंड ग्रुप कौन सा है इसका, देख रहे हैं ना, फर्स्ट है। और पीरियड कौन सा है इसका, आप देख रहे हैं, तो यहां पॉइंट देख लेंगे। ग्रुप कौन सा, वर्ग कौन सा हो गया, फर्स्ट है। और पीरियड माने आवर्त, क्या लिखा मैंने, आवर्त कौन सा है, सेकंड है, सेकंड सॉरी, देखा था आपने। एंड बात करते हैं सोडियम। सोडियम को जब अकेला छोड़ दिया जाए, अलग रख दिया जाए किसी पात्र में, तो ये जलने लगता है। इसलिए इस सोडियम को मिट्टी के तेल के पात्र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ये सवाल कई बार आ चुका है। ऐसी कौन सी क्षारीय धातु है, ऐसी कौन सी क्षारीय धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वो हो गया सोडियम। एंड इसके साथ साथ बच्चों, सोडियम एक मुलायम धातु होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है। देख रहे हैं ना, ये इसे चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, वो हो गया सोडियम। ऐसी कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है, पोटेशियम, सोडियम। एंड बच्चों ऐसी कौन सी धातु होती है, जैसे पोटेशियम दे दिया मैंने, क्या बोला, पोटेशियम के, पोटेशियम होती है, यहाँ इसके साथ कोरिलेट कर दिया। पोटेशियम को पानी के पात्र में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है।
जैसे कि यहाँ ये मिट्टी का तेल है, सोडियम रख दिया, ऐसे ही पोटेशियम को पानी में रखा जाता है। इस तरीके से सवाल कई बार आ चुका है। एंड इसके साथ साथ बच्चों सोडियम जो भी पीली मरकरी लाइट जलती है, क्या बोला, पीली मरकरी लाइट जलती है, तो पीली मरकरी लाइट में सोडियम की वाष्प भरी जाती है। किसकी? Na की वाष्प भरी जाती है, वाष्प यानी वेपर। तो सवाल आता है पीली मरकरी लाइट में किसकी वाष्प भरी जाती है? सोडियम की भरी जाती है। एंड जो हमारा नमक है NaCl, उसमें भी क्या है? सोडियम। क्या है? नमक NaCl, नमक में भी क्या है? कुछ मात्रा में सोडियम है। बात क्लियर? तो यहाँ सोडियम की बात होती है। हम बात करते हैं मैग्नीशियम। क्या है बच्चों? सेकंड एक ग्रुप में रखा गया है और आवर्त भी कौन सा है? आवर्त भी कौन सा है? सेकंड है। बात क्लियर? तो यहाँ मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23 - 11 = 22। तो यहाँ लिख सकते हैं E4 इलेक्ट्रॉन बराबर 11 और P4 प्रोटॉन बराबर 11 और N4 न्यूट्रॉन बराबर कितने हो गए? 12। बात क्लियर? 23 में से 11 घटा लेंगे तो 12 न्यूट्रॉन्स हो गए। एंड इसके साथ साथ मैग्नीशियम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, और भी यहाँ कुछ दिए हैं, यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं। जो कोई भी प्लांट है यानी पत्ती, हमने कहा बनाना की पत्ती है BANANA, बनाना यानी केला। कोई भी पत्ती ले ली, केला की पत्ती बड़ी होती है इसलिए केला लिखा। तो बच्चों क्या होता है, जो पत्तियां हैं, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण? पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब कोई पत्ती है इस तरीके से हमने कहा, ओके, तो पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, होता कि नहीं होता है? लेकिन जब पत्ती को जला दिया जाता है तो शेष उसमें क्या रह जाता है? वो ही है मैग्नीशियम। तो सवाल ये कई बार आ चुका है, हरी पत्तियों को या सूखी पत्तियों को जब जलाया जाता है तो कौन सी धातु शेष रह जाती है उसमें? तो आपको मैग्नीशियम रह जाती है। परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24। तो अतः इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं प्रोटॉन, और इसको कहते हैं परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर 12 और प्रोटॉन बराबर कितने हो गए? 12 और N4 न्यूट्रॉन बराबर कितने हो गए? क्या करेंगे? 24 - 12 = 12 ही। तो आप हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 12 ही प्रोटॉन, 12 ही न्यूट्रॉन। अब देखना मैग्नीशियम का प्रयोग जो फ्लैश बल्ब होते हैं, क्या बोला? फ्लैश, यहाँ लिखा है मैंने फ्लैश बल्ब में इनका प्रयोग किया जाता है। फ्लैश बल्ब और रंगीन जो भी बल्ब हैं ये हमारे घरों में लगे होते हैं, और कुछ मोस्टली इन बल्बों का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। जितनी मोटर गाड़ियां हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से मोटर गाड़ियों में लाइट लगी होती है लाल, सफ़ेद, येलो कलर की, तो वो ये फ्लैश बल्ब कहलाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में डेकोरेशन होती है दीपावली पे या भाई बहन की मैरिज होती है, तो वहाँ जो लाइट लगती है वो छोटे छोटे बल्ब हैं, उन्हीं बल्ब को हम क्या कहते हैं? फ्लैश बल्ब कहते हैं। और इसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर? तो यहाँ मैग्नीशियम की बात क्लियर होती है बच्चों। अब हम अगली स्लाइड की ओर पहुँचते धीरे धीरे। ओके, अगली स्लाइड क्या कहती है? तो अगली स्लाइड को क्लियर करने के लिए बात सुने। अगली स्लाइड को क्लियर करने से पहले बच्चों टाइम को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा आज का जो टाइम टेबल है वो फिक्स यहीं पर होता है। इसका अगला वीडियो, इसी पार्ट का अगला वीडियो नए माफ करेगा, हमारा एलिमेंट्स का पार्ट यहाँ विराम लगाते हैं इसको। इसी का अगला वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक्स।